नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा आज महाराष्ट्र दुकान व स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन करने तथा इससे बचने हेतु छुपे रास्तों को बंद करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में अब राज्य में सभी छोटी बड़ी दुकानों व शोरूम के बोर्ड मराठी भाषा में ही लिखने अनिवार्य रहेंगे। इससे पहले 10 से कम कर्मचारी रखने वाले आस्थापनाओं व दुकानों के संचालकों द्वारा इस नियम से बचने का प्रयास किया जाता था, जिसे लेकर मिली शिकायतों के आधार पर मंत्रिमंडल द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए अब बड़ी दुकानों की तरह ही सभी छोटी दुकानों के बोर्ड भी मराठी में ही लिखना व रखना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अब राज्य की सभी दुकानों के बोर्ड देवनागरी लिपि व मराठी भाषा में ही लिखे हुए दिखाई देंगे। आज समूचे संभाग में कुल 619 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें से अमरावती में 186 व अकोला में 196 संदिग्धों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं यवतमाल में 108 व बुल्डाना में 105 संक्रमित पाए गए। जहां अमरावती व अकोला में संक्रमितों की संख्या 200 के मुहाने के आसपास रही, वहीं यवतमाल व बुल्डाना में संक्रमितों की संख्या ने सैकड़ा पार किया। केवल वाशिम में आज 24 मरीज पाए गए हैं। हालांकि वाशिम में भी विगत कुछ दिनों की तुलना में 24 संक्रमितों की संख्या को कुछ अधिक कहा जा सकता है। ऐसे में इस समय समूचे संभाग में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर लगभग हड़कंप वाली स्थिति है। साथ ही राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 130 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अमरावती के 47, यवतमाल के 30, अकोला के 50 व वाशिम के 3 मरीजों का समावेश है। स्थानीय मनपा क्षेत्र में कोविड संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार व संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मरीजों के इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने पर प्रशासन द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोविड अस्पताल हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, जिसके चलते शहर के कुल 8 अस्पतालों द्वारा प्रस्ताव पेश किए गए थे। इसमें से 5 अस्पतालों के प्रस्ताव को मनपा प्रशासन द्वारा अपनी मंजूरी प्रदान की गई है। ऐसे में अब शहर के 5 अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु 172 बेड उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को भी पहले की तरह 103 बेड वाला कोविड वार्ड संक्रमितों को भर्ती हेतु कार्यान्वित करने के संदर्भ में मनपा प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है। वहीं दूसरी ओर संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर हालात से निपटने हेतु जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। इसके तहत जिला व तहसील स्तर पर एक बार फिर कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए जिलाधीश पवनीत कौर ने सरकारी संस्थाओं की इमारतों और उन संस्थाओं के पूरे स्टाफ को अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है। इसके चलते जिले में अब तक 14 सरकारी संस्थाओं की इमारतों को अधिग्रहित करते हुए आवश्यक स्टाफ सहित सभी दस्तावेज जिला परिषद सीईओ द्वारा अपने ताबे में ले लिए गए हैं, जहाँ पर कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु कोविड केयर सेंटर बनाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिले में कोविड संक्रमितों के इलाज हेतु उपलब्ध अस्पताल तथा वहां पर बेड व ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ ही इलाज की सुविधाओं के संदर्भ में नागरिकों को तत्काल जानकारी मिलने हेतु कोविड केयर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल नामक स्वतंत्र वेबसाइट विकसित की गई है, जिसके बारे में स्वास्थ्य महकमे सहित सभी उपविभाग व तहसील प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों को गत रोज ऑनलाइन प्रशिक्षण भी जिला प्रशासन द्वारा दिया गया। जिला वार्षिक योजना के तहत वर्ष 2022-2023 के दौरान विविध विकास कामों के लिए 443 करोड़ 31 लाख रुपए की निधि के प्रारूप को आज जिला नियोजन समिति की बैठक में मान्यता दी गई। इसके साथ ही विविध कामों की जरूरत मांग के अनुसार आवश्यक निधि का प्रावधान करने और विकास कामों के लिए निधि की कमी नहीं पड़ने देने की बात जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कही गई। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में जारी आर्थिक वर्ष के विकास कामों की समीक्षा करने के साथ साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2022-2023 के विकास कामों हेतु आवश्यक नियोजन करने तथा खर्च के प्रारूप को मान्यता देने पर विचार मंथन किया गया। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने आज मालटेगड़ी परिसर स्थित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय के सभागृह में आयोजित बैठक के दौरान अमृत अभियान अंतर्गत अमरावती जलापूर्ति योजना के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा की। साथ ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रशासन को शहरी क्षेत्र में नई पाइपलाइन डालने के साथ ही पूरी पाइपलाइन की देखभाल व दुरुस्ती के कामों को गति देने का निर्देश भी दिया। विगत 68 दिनों से विलीनीकरण की मांग को लेकर रापनी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के साथ साथ अपने साथी कर्मचारियों की मौत से आहत होकर दुखड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इसी आंदोलन के तहत आज रापनी कर्मचारियों की पत्नियों व परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर धड़क मोर्चा निकाला। साथ ही राजमाता जिजाऊ की जयंती अवसर पर आरटीओ कार्यालय परिसर के पास स्थित जिजाऊ पुतले के समक्ष नतमस्तक होते हुए राजमाता जिजाऊ को अपनी आदरांजलि भी अर्पित की। एसटी साठी संप चालू आहे। मी एक एसटी कामगाराची पत्नी आहे। 2.5 महिन्यापासून काही पगार नाही आहे। आम्हाला विलीनीकरण हवं आहे। किती जणांच्या आत्महत्या होत आहे। सरकारने याकडे लक्ष द्यावं आणि आमची जे काय मागणी आहे ते पूर्ण करावी। आज आमच्या कुटुंबाचे काय हाल चालू आहे। 2.5 महिन्यापासून काही पगार नाही आहे। सर्व व्यवस्थित व्हावं आणि आम्हाला विलीनीकरण हवं, यासाठी आज आम्ही जिजाऊ माता जयंतीनिमित्त सर्व एकत्र झालेलो आहोत। त्या निमित्ताने आम्ही इथे आलेलो आहोत। आज राजमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीनिमित्त
मी एक एसटी कर्मचाऱ्याची पत्नी म्हणून या ठिकाणी आम्ही सर्व महिला उपस्थित झालो आहे। आज आमच्या एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी 70च्या वर माझे एसटी कर्मचारी भाऊ आत्महत्या केली आहे। याची जाग सरकारला यावी या निमित्त आम्ही इथे सर्वजण एकत्र आलो आहोत आणि आम्ही झोपलेल्या सरकारला एकच सांगू इच्छितो की आमचा हा एसटीचा लढा आम्ही आज 2.5 महिन्यापासून दुपट्टा पाळतो आहे। त्यानिमित्त सरकारने आमच्याकडे लक्ष द्यावं आणि आमचा विलीकरणाचा मुद्दा सोडवावा, आमची व्यवस्था करावी, आज आमच्या परिवारावर आलेला हा संकट दूर करावे, एवढीच माझी उद्धव ठाकरे सरकारला मनापासून नम्र विनंती आहे। रापनी कर्मियों की पत्नियों और परिजनों द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर किए जाने वाले आंदोलन की जानकारी मिलते ही जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तुरंत जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने रापनी कर्मियों की पत्नियों और परिजनों से मुलाकात करने के साथ ही रापनी कर्मियों की हड़ताल व आंदोलन को अपना समर्थन दिया। साथ ही राणा दंपति ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा रापनी कर्मियों की मांगों व आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इस समय विधायक रवि राणा ने कहा कि इस पूरे मामले में राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब पूरी तरह से असफल दिखाई दे रहे हैं और उन पर किसी भी रापनी कर्मी ने एक बार भी भरोसा नहीं किया है। उनकी इसी नाकामी की वजह से समूचे राज्य में अब तक रापनी के 60 कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या कर ली गई है और इस हड़ताल की वजह से राज्य के लाखों नागरिकों को काफी तकलीफों से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं राज्य परिवहन निगम को भी अब तक करोड़ों रुपए के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए पूरी तरह से परिवहन मंत्री अनिल परब ही जिम्मेदार है। राजापेट परिसर से होकर गुजरने वाले रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर बीती रात युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों ने अचानक ही छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 फीट ऊंचा पुतला लाकर स्थापित किया। प्रशासन की अनुमति लिए बिना ही उड़ान पुल के बीचों बीच रोड डिवाइडर के पास पुतला स्थापित किए जाने की जानकारी मिलते ही रात में ही प्रशासन व पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और राजापेट पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा। वहीं आज सुबह युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक रवि राणा भी राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचे और उन्होंने राजमाता जिजाऊ की जयंती अवसर पर अपनी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए इस काम की सराहना करते हुए कहा कि चूंकि अब राजापेट उड़ान पुल पर महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित हो चुका है, अतः मनपा प्रशासन को चाहिए कि इसे अधिकृत मान्यता प्रदान की जाए और इस रेलवे ओवरब्रिज को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा, 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 राजमाता जिजाऊंचा, राजमाता जिजाऊंचा, राजमाता जिजाऊंचा, स्वामी विवेकानंदांचा, स्वामी विवेकानंदांचा, स्वामी विवेकानंदांचा। राजमाता जिजाऊ यांची आज जयंती आहे आणि सगळ्यांची माता राजमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने खऱ्या अर्थानं अमरावती जिल्ह्यातून अमरावती शहरातून जो राजापेठ उड्डाणपूल आहे याच्यासाठी 55 कोटी रुपये खर्च करून हा उड्डाणपूल आपण उभारलेला आहे आणि जसं रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराज विराजमान आहे त्याचप्रमाणे आज अमरावतीमधला हा रायगड या ठिकाणी आम्ही समजून अनेक अमरावतीकरांची एक मागणी होती, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारला पाहिजे। वारंवार आम्ही मनपा आयुक्त प्रशासनासुद्धा विनंती केली, मागणी केली आणि मला असं वाटते सगळ्यांच्या मागणीनुसार कोणाचाच विरोध नाही आहे। मला विश्वास आहे अमरावती शहराचे महापौर तातडीची बैठक बोलवतील आणि या पुतळ्याला अधिकृत मान्यता देतील, कारण की सत्ता आमचीच आहे, आमच्या सगळ्या संबंधित लोकांची आहे। सगळ्यांना महापौरांना, उपमहापौरांना, मनपा आयुक्तांना सगळ्यांना माझी विनंती आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज हे सगळ्यांचे आहे आणि ज्या मावळ्यांनी हे पुढे येऊन हा पुतळा उभारला या मावळ्यांनासुद्धा मी शुभेच्छा देतो की एक चांगलं त्यांनी खऱ्या अर्थानं पुढाकार घेतला, अमरावतीवासियांची जी इच्छा होती ती पूर्ण केली। राजमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीच्या निमित्त आज शिवरायांचे आम्हाला या उड्डाणपुलावर दर्शन झाले, हे आमचं सौभाग्य आहे। म्हणून मी सगळ्यांना राजमाता जिजाऊ, स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि या राजापेठ फ्लायओव्हरवर जो छत्रपती शिवाजी महाराजांची वर्षानुवर्ष जी मागणी होती पुतळ्याची त्या पुतळ्याची महाआरती केली, आम्ही हार अर्पण केला आणि सगळ्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि महाराजांचं दर्शनसुद्धा घेतलं आणि या दर्शनासाठी सगळ्यांना आज खुलासुद्धा झालेला आहे आणि सगळ्या प्रशासनाने सगळ्यांनी जे आम्हाला कुठे ना कुठे या ठिकाणी सहकार्य केलं त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी महापौर तातडीची बैठक घेऊन अनेक विषयावर जसे बैठक घेतात तशी याच्यावरसुद्धा बैठक घेतील, याचा विरोध नाही करता या सगळ्यांना अधिकृतपणे मान्यता देतील ही आमची मागणी।
वहीं दूसरी ओर राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर अनधिकृत तरीके से पुतला लाकर स्थापित किए जाने की जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस का दल भी देर रात ही इस उड़ान पुल पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करने के लिए वहां पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया। साथ ही राजापेट थाना पुलिस द्वारा इस संदर्भ में महानगर पालिका प्रशासन को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा कि राजापेट रेलवे उड़ान पुल मनपा की संपत्ति है, अतः इस पर बिना अनुमति पुतला स्थापित किए जाने को अतिक्रमण मानकर मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस विषय को लेकर आज दोपहर बाद मनपा में निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अगली कार्रवाई करने को लेकर आवश्यक विचार विमर्श किया जा रहा था। राजमाता जिजाऊ की जयंती आज शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस उपलक्ष्य में स्थानीय आरटीओ कार्यालय के सामने राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा पर शहर के गणमान्यों सहित जिजाऊ ब्रिगेड व मराठा सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित की गई। इस समय जिले की सांसद नवनीत राणा, विधायक सुलभा खोड़के व रवि राणा तथा मनपा की उप महापौर कुसुम साहू सहित शहर के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून, जिजाऊ ब्रिगेडच्या माध्यमातून, संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून नेहमीच कार्यक्रम होत असते, परंतु असा भव्य दिव्य कार्यक्रम कोरोना त्याच्यामुळे काही सांगता येत नाही, पण पुढच्या वर्षी कोरोना नाही राहणार अशी या ठिकाणी आशा व्यक्त करूया आणि निश्चितच विदर्भस्तरीय अधिवेशन हे अमरावतीला घ्या अशी मी या ठिकाणी जिजाऊ ब्रिगेडच्या मनाली सर्व सहकार्यांना विनंती करते। त्यासाठी मोठा सहभाग माझा राहील असं या ठिकाणी आणि आपल्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देऊन माझ्या 2 शब्द संपवते। धन्यवाद। त्यांच्या हस्ते ते सिमेंट ताईंना देऊया। जय जिजाऊ, जय शिवराय। विगत 7 व 8 जनवरी को अर्धसैनिक बल आसाम राइफल में हवलदार पद की भर्ती हेतु आसाम गए महाराष्ट्र के कुछ युवा कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के चलते आसाम में ही फंस गए हैं, जिनमें चांदू रेलवे शहर के एक युवक का भी समावेश है। इस बात की जानकारी मिलते ही विधायक प्रताप अड़सड़ ने आसाम के दीपू जिला प्रशासन से फोन पर संपर्क करते हुए आसाम में फंसे स्थानीय युवाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। 2 दिन पूर्व तहरीक उलेमा-ए हिंद की लातूर शाखा के उलेमाओं का एक प्रतिनिधि मंडल अमरावती पहुंचा और यहां पर अमरावती व लातूर के उलेमाओं की एक संयुक्त बैठक हुई। संगठन के अमरावती जिला अध्यक्ष हाफिज नाजिमुद्दीन अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लातूर से आए मौलाना इस्माइल नक्शबंदी ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें देश में मानवता के संदेश को आम करना है, इसके लिए गैर मुस्लिम भाइयों से अच्छे ताल्लुकात रखें और उन्हें अपनी मस्जिदें भी दिखाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमन व इंसाफ की स्थिति को कायम रखने के लिए हर किसी ने प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। इस समय कोविड संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार के साथ ही कोविड टीकाकरण अभियान भी बड़े युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जिससे पात्र लाभार्थियों की ओर से अच्छा खासा प्रतिसाद भी मिल रहा है। इस अभियान के तहत समूचे संभाग में अब तक 1,16,98,790 प्रतिबंधात्मक टीके लगाए जा चुके हैं। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि विगत 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु गुट के किशोर वयिनों का टीकाकरण शुरू किया गया और महज 10 दिनों के भीतर समूचे संभाग के 1,93,204 किशोर वयिनों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया। वहीं 9 माह पूर्व कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों टीके लगा चुके हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को 10 जनवरी से कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का तीसरा यानी बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू किया गया है। इसके तहत 3 दिनों के दौरान संभाग के 5 जिलों में 4,761 पात्र लाभार्थियों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा लिया है। गौण खनिज निधि से भूमि अभिलेख विभाग को रोवर मशीन यूनिट व अन्य साहित्य हेतु निधि उपलब्ध कराई गई थी। इसके चलते यह साहित्य अब भूमि अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध हो गया है। इन अत्याधुनिक मशीनों व साहित्यों की वजह से अब नापजोख की कार्रवाई सुलभ व सटीक होने के साथ ही जल्द गति से पूर्ण की जाएगी, ऐसा विश्वास जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा जताया गया है। साथ ही इस बारे में जानकारी देते हुए जिला भूमि अभिलेख अधीक्षक स्मिता शाह ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है। महानगर पालिका के सभागृह नेता तुषार भारती ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए पत्र में कहा है कि कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंधात्मक नियम जारी कर जहां एक ओर सभी प्रतिष्ठानों को 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर स्कूल, कॉलेज व निजी कोचिंग क्लासेस को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। यह एक तरह से अन्यायकारक व भेदभावपूर्ण फैसला है। भारती के मुताबिक अब तक शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए किसी तरह की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज व कोचिंग क्लासेस को बंद रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। लेकिन अब 15 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोर वयिनों को प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए खतरा काफी हद तक घट गया है। अतः सभी नियमों का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ निजी ट्यूशन व कोचिंग क्लासेस सहित स्कूल व कॉलेज को भी खुले रहने की अनुमति प्रदान की जाए। स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी रोड पर आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने छापा मारकर 34 गौवंश से लदे 10 चक्का ट्रक को पकड़ा और सभी गौवंश को सुरक्षित छुड़ाकर गोरक्षण में भिजवा दिया गया। इस मामले में पकड़े गए ट्रक वाहक ने यह माल छायानगर परिसर निवासी जहीर उमर कुरैशी नामक व्यक्ति का बताया है। इन सभी गौवंशी जानवरों को मध्य प्रदेश से अमरावती कटाई के लिए लाया गया था।
विगत वर्ष नाबालिग के साथ अत्याचार किए जाने के आरोप में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर वलगांव थाने में लाया गया था, जहां पर अदालत में पेश करने से पहले ही नामजद आरोपी ने पुलिस स्टेशन की डायरी रूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले की सीआईडी जांच चल रही थी और इस मामले में सीआईडी पुलिस उपाधीक्षक दीप्ति ब्राह्मणे की ओर से की गई शिकायत के तहत वलगांव के तत्कालीन थानेदार जाधव सहित 2 पुलिस कांस्टेबल सागर गोगटे व रामकृष्ण चांगोले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के पोहरा मार्ग पर स्थित वाघामाई मंदिर के पास तेज रफ्तार से गुजर रही मोटरसाइकिल फिसलने से मिली निस्ताने नामक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक की पिछली सीट पर बैठे कांतानगर निवासी शिक्षक जितेंद्र खंडारे बुरी तरह से घायल हुए हैं। बीती रात नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने 3 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया, किंतु 3 में से केवल एक दुकान में ही उनके हाथ 28,000 रुपये नगद लगे। एक ही रात के दौरान एक के बाद एक 3 दुकानों में सेंधमारी का प्रयास किए जाने की खबर सामने आते ही स्थानीय व्यापारियों में जबरदस्त हड़कंप व भय का माहौल व्याप्त है। नागपुर गेट थाना पुलिस तीनों मामलों की जाँच कर रही है। अमरावती से वर्धा जाने वाली मेमू रेलगाड़ी की चपेट में आने के कारण एक 35 वर्षीय व्यक्ति की कटकर मौत हो गई। यह घटना कल दोपहर करीब 3 बजे के आसपास राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के थोड़ा आगे घटी। मृतक की शिनाख्त महावीर नगर परिसर निवासी शैलेश रामप्रसाद दहिया के तौर पर हुई है। राजापेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। परतवाड़ा से अंजनगांव की ओर जा रहे 407 मिनी ट्रक को कोल्हापुर पुलिस ने जीवनगांव फाटे के पास पकड़ा और इस मिनी ट्रक में 250 पेटी देशी शराब लदी हुई बरामद की गई। पुलिस ने वाहन चालक से पूछताछ करने के बाद दस्तावेजों की मांग की, किंतु वाहन चालक दस्तावेज पेश करने में असफल रहा। पुलिस को संदेह है कि संभवतः यह शराब तस्करी का मामला हो सकता है। ऐसे में दस्तावेजों की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई पर पुलिस द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।